हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत ही पॉजिटिवली आप अपने रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, वीर माधव सिंह भंडारी ने निम्न में से किसके समय सेवाएं नहीं दी थी? ऑप्शन है आपके महीपति शाह, कर्णावती, पृथ्वीपति शाह या फिर मेदिनी शाह। इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। मेदिनी शाह के समय वीर माधव सिंह भंडारी नहीं थे। ठीक है, बाकी के जो ये तीन शासक रहे, इनके शासन काल में वीर माधव सिंह भंडारी ने अपनी सेवाएं दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पुरिया नैथानी किसके दरबारी थे? ऑप्शन है आपके महीपति शाह के, मान शाह के, पृथ्वीपति शाह के या फिर फतेहपति शाह के। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका फतेहपति शाह के। पुरिया नैथानी दोस्तों आपके फतेहपति शाह के दरबारी थे और ये काफ़ी चतुर थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी चतुर चालाक थे। अपनी चतुराई से ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे और इनकी चतुराई के कारण ही इन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का फणनवीस। जब हम पढ़ेंगे ये परमार वंश तो उसमें पढ़ेंगे इन्हें डीपली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक रिवीजन वीडियो रहता है जिसमें हम देखिए इतना बड़ा हमारा कोर्स है, इतना बड़ा हमारा सिलेबस है, तो किसी चीज़ को अगर हम डीपली पढ़ाने लगेंगे तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी हम फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर, जहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, फतेह शाह यशोवर्णन ग्रंथ लिखा है जटाधर मिश्र ने, सुखदेव ने, रतन कवि ने या फिर रामचंद्र कंडियाल ने। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। रामचंद्र कंडियाल ने ही आपका फतेह शाह यशोवर्णन ग्रंथ लिखा है। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपके फतेहपति शाह के दरबार में थे। ठीक है, फतेहपति शाह के दरबार में थे, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस परमार शासक ने सिखों को राखी कर देना स्वीकार किया? ऑप्शन है आपके प्रद्युम्न शाह ने, जय कीर्ति शाह ने, फतेहपति शाह ने या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। जय कीर्ति शाह ने दोस्तों सिखों को राखी कर देना स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, राखी कर। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत राखी कर को देख लेते हैं। देखिए, जब जय कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे तो क्या हुआ, देहरादून में सिखों ने बहुत ज़्यादा लूटपाट की, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिंसा की और जान माल का काफ़ी नुकसान हो जाता था। तो जय कीर्ति शाह जब वहाँ पे असफल रहते हैं उनके दमन में, तो ये स्वीकार करते हैं, सिखों को राखी कर देना स्वीकार करते हैं। और जो राखी कर था दोस्तों आपका, ये था आपका उपज का 5वां भाग। ठीक है, 5वां भाग। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। और राखी कर किसके बदले दिया जाता था? लूटपाट ना करने के बदले, लूटपाट न करने के बदले। ठीक है, और किसको दिया जाता था? सिखों को। किसने दिया? जय कीर्ति शाह ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चंद वंश के किस शासक ने पंचायती राज की शुरुआत की? ऑप्शन है आपके भारती चंद, सोमचंद, बाज बहादुर चंद या फिर वीणा चंद। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू की है कि आपके सोमचंद ने, जो कि चंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, चंद वंश के संस्थापक थे आपके सोमचंद और इन्होंने ही पंचायती राज की शुरुआत की थी। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस चंद राजा ने रैका व्यवस्था अपनाई? ऑप्शन है आपके भीष्मचंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद या फिर सोमचंद। तो देखिए दोस्तों, रैका व्यवस्था अपनाई आपकी लक्ष्मी चंद ने। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी और ये अपनाई उन्होंने 1599 में लक्ष्मी चंद ने रैका राजस्व व्यवस्था अपनाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से उत्तरकाशी व तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है? कौन सा दर्रा स्थित है, मतलब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है आपकी डुंगरीला दर्रा, बालचा दर्रा, ऊटा जयंती दर्रा या फिर सांग चोकला दर्रा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शंस है आपके चार, इन ऑप्शंस में से आपका आंसर है, आंसर नंबर वो ऑप्शन नंबर 4, सांग चोकला दर्रा इनमें से उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। आप कमेंट में बताइएगा कि डुंगरीला, बालचा, ऊटा जयंती दर्रा ये किस किस
स्थानों के मध्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। पहले तो इसे ध्यान रखेंगे कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपका नरेंद्र नगर। ठीक है, इसमें औसत वर्षा कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन है आपके 316, 317, 318, 319 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा आपकी सेंटीमीटर्स में मापी जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, 318 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वार्षिक औसत है, वार्षिक वर्षा का औसत है ये नरेंद्र नगर का। 318 सेंटीमीटर नरेंद्र नगर में औसत वार्षिक वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, लघु हिमालय किसके मध्य है? लघु हिमालय किसके मध्य है? आपके ऑप्शन हैं बाह्य हिमालय व वृहद हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य, ट्रांस व शिवालिक के मध्य, शिवालिक व बाह्य हिमालय के मध्य। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, बाह्य हिमालय व वृहद हिमालय के मध्य आपका लघु हिमालय है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए दोस्तों, बाह्य हिमालय को ही हम क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणियाँ, शिवालिक। ठीक है, सबसे बाहरी हैं, सबसे निचली, मतलब जब हम हिमालय का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं हमारी, ये सबसे निचली हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम इसको येलो से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी क्या है, जो यहाँ पे येलो से ड्रॉ दिख रही है, ये आपकी बाह्य या फिर शिवालिक हिमालय है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये आपका, इसको आप एम से मध्य हिमालय ध्यान रखें। इसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से करते हैं। अब देखिए वृहद हिमालय, वृहद हिमालय को ही हम महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महान हिमालय, इसके उत्तर में आपका क्या है? महान हिमालय, इसको हम वृहद हिमालय भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, पर क्या होता है, हम इन शब्दों में फंस जाते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय, बाह्य हिमालय, तो ध्यान रखेंगे कि वृहद मतलब बड़ा, और बड़ा इसी को हम महान हिमालय भी कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ, वृहद को ही हम क्या कहते हैं? महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, और शिवालिक श्रेणी को ही हम बाह्य हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय। अब देखिए दोस्तों, जो ये आपको ग्रीन कलर का जो ये ड्रॉ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका मध्य हिमालय या फिर इसको लघु भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य या फिर लघु हिमालय। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, ऑप्शन है आपके 86%, 86.07%, 87.07% या फिर 88%। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, उत्तराखंड का जो राज्य है उसका जो अधिकांश भाग है, मतलब जो पर्वतीय भाग है, उसका प्रतिशत है आपका 86.07%। देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब बात आती है कि राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान रखना चाहिए एग्जैक्ट, बिल्कुल। ये आपका 86.07%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? ठीक है दोस्तों, भाबर पेटी की बात हो रही है। ठीक है, भाबर पेटी की बात हो रही है। इसमें ऑप्शन है आपकी अल्पाइन, उष्ण, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण। तो देखिए दोस्तों, भाबर पेटी में जो जलवायु है उत्तराखंड में, यह पाई जाती है आपकी उपोष्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन से आपके 6094, 6904, 6049, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 6904, ऑप्शन नंबर 2। ये आपकी पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? ऑप्शन है आपके 6, 3, 4, 5। तो देखिए दोस्तों, कितने ज़िले जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब हमारे उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले
अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं उसको हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। ठीक है, अन्य देशों के साथ सीमा जो ज़िले बनाते हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो आप देखिए खुद बताएंगे इसमें। ये इस प्रकार का हमारा उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, यहाँ हमारा तिब्बत है जो कि चीन के कब्जे में है, और पूर्व में हमारा नेपाल है। नेपाल को आप शॉर्ट में ही समझिएगा, थोड़ा सा बेकार ही लिखा गया है नेपाल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपका ये उत्तरकाशी है और इधर आपका है चमोली। अब चमोली और यहाँ पे पूर्व में आपका, एक सेकेंड, हाँ फिर से ड्रॉ करती हूँ, एक मिनट। ये मान लीजिए आपका उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पे आपका उत्तरकाशी है और यहाँ पे है आपका चमोली जनपद, और ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है। यहाँ पे आपका छोटा सा चंपावत है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है हमारे उत्तराखंड का, और यहाँ से आपका फिर ऐसे उधम सिंह नगर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इतना पोर्शन आपका हाँ, यहाँ से देखिए ये आपका नेपाल है पूर्व में। उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा देश है? नेपाल। उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा देश है? तिब्बत, मतलब चीन। ठीक है दोस्तों, ये मतलब आप इसको ऐसे समझ जाएंगे, तिब्बत है। अब देखिए दोस्तों, बस ये वाला जो है सीमा, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब हम काउंट करेंगे कौन कौन से ज़िले लग रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और थोड़ा सा हमारा उधम सिंह नगर। तो कितने ज़िले हो गए? तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के ऐसे 5 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2009 में, 2008 में, 2007 में या फिर 2010 में? पूछा गया प्रश्न है पीछे। अपने माइंड में आंसर ज़रूर दीजिएगा और खुद को चेक कीजिएगा कि आपको कितना याद है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 2008 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था और डेट थी आपकी 4 नवंबर 2008। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सूर्य कुंड, तप्त कुंड, बयां ताल या फिर गंगानी कुंड। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका बयां ताल। बयां ताल को उत्तराखंड में उबलता ताल कहा जाता है। कमेंट में बताइएगा कि बयां ताल है जो ये किस जनपद में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सोना नदी वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? सोना नदी वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके 1987 में, 1986 में, 1988 में या फिर 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, ये है आपका 1987 में। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में स्थापित हुआ था। यह किस जनपद में है? कमेंट में बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल बताइएगा दोस्तों। क्षेत्रफल से भी प्रश्न बना था हाल ही के एग्जाम में। कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया था, काफ़ी फेमस है वो। और जो हमारा ये गंगोत्री नेशनल पार्क है, यह है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन है आपके 2290 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर, 2490 वर्ग किलोमीटर या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर में आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है और ये आपका उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तरकाशी जनपद में है। और ये कब बना, कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ, बशर्ते
आपको भी उसमें सक्रिय रहना है। ठीक है दोस्तों, जो जो पूछा जा रहा है आपको उसे लिखना चाहिए, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चूना पत्थर प्राप्त होता है अवसादी चट्टान से, रूपांतरित चट्टान से, आग्नेय चट्टान से, या फिर निम्न में से किसी से नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, जो हमारा चूना पत्थर है यह रूपांतरित चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, रूपांतरित चट्टान का ये एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य सरकार द्वारा खनन नीति की घोषणा कब की गई? राज्य सरकार द्वारा खनन नीति की घोषणा कब की गई? 2 अप्रैल 2001, 3 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001, या फिर 5 अप्रैल 2001। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 4 अप्रैल 2001। 4 अप्रैल 2001 को राज्य सरकार ने अपनी खनन नीति की घोषणा की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कालाढूंगी व रामगढ़ में खनिज मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है इनमें से? ऑप्शन है आपके ग्रेफाइट, तांबा, जिप्सम, या फिर लोहा। देखिए दोस्तों, कालाढूंगी व रामगढ़ में लोहा मिलता है और ये आपका नैनीताल जनपद के प्लेसेस हैं। ठीक है, नैनीताल के हैं ये प्लेसेस, नैनीताल में है ये स्थान। तो कालाढूंगी और रामगढ़ से क्या मिलता है दोस्तों? लोहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड के प्रश्न थे और मैं थोड़ा बिजी थी, और जैसे आपको बताया था मैंने कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो काम का थोड़ा बर्डन हो जाता है गर्ल्स पे घर का, स्पेशली तब जब हम गांव में होते हैं। तो इसलिए हिंदी के कुछ प्रश्न मैंने आज आए हैं। मैं एक वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ अलग से हिंदी की, पर आपका हिंदी का रिवीजन हो पाए, चैप्टर्स का रिवीजन हो पाए, इसके लिए मैंने इसमें प्रश्न डाले हैं। तो बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। आज का पहला प्रश्न है आपका हिंदी का, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन है आपके वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, या फिर लाटानुप्रास। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ये है ऑप्शन नंबर 4, लाटानुप्रास अलंकार। देखिए दोस्तों, जो आपका अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जिसमें हम देखते हैं कि, देखिए दोस्तों, जो अनुप्रास अलंकार होता है आपको पता है कि उसमें व्यंजनों की आवृत्ति होती है, पर अनुप्रास अलंकार है जो इसके कुछ प्रकार हैं और उन्हीं प्रकारों में से आपका ये प्रश्न बना है। तो इसका आंसर है आपका लाटानुप्रास अलंकार इस पंक्ति में है। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है ना, इसमें क्या होता है कि वाक्य या फिर शब्द दोहराए जाते हैं जिनका अर्थ तो सेम ही होता है, मतलब अर्थ एक ही अर्थ होता है, किंतु उनको इस प्रकार दोनों वाक्यों में पिरोया जाता है कि उनका अर्थ चेंज हो जाता है। इसको देखेंगे, जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मतलब अगर आपका जो पुत्र है वह अगर कुपुत्र है, मतलब अगर वो बुरा आचरण वाला है, तो आप उसके लिए धन संचय करके क्यों रख रहे हो। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और यदि आपका पुत्र जो सपूत है, अच्छा पुत्र है, मतलब अच्छाई में बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाती हैं, वो सारी अगर उसमें क्वालिटी है, मतलब योग्य अगर आपका पुत्र है, तो भाई उसके लिए क्यों धन संचय करके रख रहे हो आप, वो तो खुद अपने दम पर कमा के खा सकता है ना। तो ये चीज़ है, तो इसमें आपका है लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, बस इसको फिर से एक बार आपको इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ कि इसमें ऐसे वाक्य या शब्द दो बार आते हैं जिनका अर्थ तो एक ही रहता है, किंतु अन्वय करने पर पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मंत्री परिषद में कौन सा समास है? मंत्र परिषद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, मंत्री परिषद में आपका तत्पुरुष समास है। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों की परिषद, तो इसमें आपका क्या कौन सा तत्पुरुष है? संबंधवाचक तत्पुरुष है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, घी है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका घी है, जो इसका लिंग है आपका पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों,
कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करें, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा अंतिम जो अक्षर होता है उसमें ई आता है तो वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। और कई बार हम देखते हैं कि वह पुल्लिंग में हो जाता है। तो जैसे घी है, घी घी में भी घी घौ के पीछे हम देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगी है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ दोस्तों, आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छाँटने का। देखिए दोस्तों, घी है जो ना, घी शब्द को पकड़िए, इसे इसमें थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जैसे घी जम गया, घी जम गया, हम घी जम गया बोलते हैं ना, जम गई तो नहीं बोलते। तो आपका जम गया और हम गया, ये जो इस प्रकार का शब्द होता है, हम ये पुल्लिंग में यूज़ करते हैं। पुल्लिंग में यूज़ करते हैं ना इस प्रकार के शब्दों को। आ गया, खा लिया उसने, या फिर वह ऐसा कर रहा था, इस प्रकार के शब्द। तो कोई भी शब्द हो, आपको अगर उसका पुल्लिंग सॉरी अगर आपका उसका पूछता है कि इसमें लिंग कौन-सा है, तो आपको इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उसके साथ कुछ पर जो आप वाक्य बनाओगे दोस्तों, वो सार्थक वाक्य होने चाहिए। हाँ, सार्थक वाक्य होने चाहिए। जैसे मैंने कहा घी जम गया, ठीक है? तो इस प्रकार के आपको एकदम सटीक एक्सपेरिमेंट करने होंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो आपका लिंग वाला चैप्टर है, उसे आप एक बार फिर से पढ़ना। और जो आप रट रहे थे या फिर मतलब हम कई बार क्या करते हैं, रटते हैं ना, तो उस चीज़ को एक बार साइड करके इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपको ये चीज़ समझ आती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अक्षत सदैव प्रयुक्त होता है एक वचन में, बहुवचन में, या फिर दोनों में, या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, अक्षत हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार? अक्षत 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 का हम जैसे इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अक्षत गिर गए, जैसे हम टीके के साथ अक्षत लगाते हैं ना, तो अक्षत क्या कहते हैं हम? अक्षत गिर गए, गिर गया तो नहीं कहते ना। तो गिर गए मतलब पता चल रहा है साफ सा कि बहुवचन है, तो ध्यान रखेंगे इसे भी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी थोड़ा अच्छा प्रश्न है, लेवल वाला। राम ने किताब पढ़ी में काल कौन सा है? दोस्तों ये कितना भी मैं अच्छे से टाइप करूं, फिर उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हो ही जा रही हैं। काल है दोस्तों ये, ठीक है, काल। राम ने किताब पढ़ी में काल, काल कौन सा है? आसन्न भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या फिर संदिग्ध भूतकाल। ये आपके सभी भूतकाल के भेद हैं। ठीक है दोस्तों, भूतकाल के भेद हैं। इसका आंसर है दोस्तों आपका आसन्न भूतकाल। ठीक है, दोस्तों इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिएगा। राम ने किताब पढ़ी है, राम ने किताब पढ़ी, इसके यहाँ पे है भी ऐड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार। राम ने किताब पढ़ी है, पढ़ी है, इस वाक्य में आपका आसन्न भूतकाल है। देखिए दोस्तों, आसन्न भूतकाल को हम नॉर्मली समझते हैं ऐसा समय या फिर ऐसी क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जो कि मतलब हाल ही में पूरी हो चुकी है। ठीक है, उसको पूरा हुए कुछ समय हो चुका है। जैसे राम ने किताब पढ़ी है, उसने अभी नहाया नहीं है। लड़का बैठा है, मतलब वो जो क्रिया है वो थोड़ी देर पहले हो चुकी है, किंतु उसका जो प्रभाव है वो अभी भी दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और आपने कई पुस्तक लिखी हैं, तो इस प्रकार का जो काल होता है ये आपका आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। माफ़ी चाहूँगी, काफ़ी देर में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा बिज़ी थी दोस्तों। पहले तो लग रहा था कि शायद आज वीडियो बना नहीं पाऊँगी, पर आपके लिए जब कुछ सोचा है, उत्तरदायित्व लिया है जब आपको रिवीजन कराने का, तो उससे पीछे नहीं हट सकती। और आपका भी मुझे सहयोग चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम जब कुछ काम करते हैं तो हमें
उसमें थोड़ा-सा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा-सा हमें भी पॉज़िटिविटी चाहिए होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप सिर्फ़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो-जो आपसे पूछा गया है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत अच्छा आपका रिवीजन होगा इससे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सच मानिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। बस आपसे सिर्फ़ एक लाइक, और जो आपसे पूछे गए प्रश्न हैं उनका कमेंट में आंसर ही माँग रही हूँ, और आप अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। धन्यवाद।